हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया तो होंगे ही, और सभी बच्चे मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसी तैयारी को थोड़ा और आगे अच्छे से बढ़ाते हैं और आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। जिस बच्चे को इनको आते होंगे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पहले ही आंसर दे देगा, नहीं तो समझ ही लेना इनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक तो कर ही लिया होगा। बेस्ट ऑफ लक। तो सवाल करने से पहले सबसे जरूरी है सवाल को समझना। सवाल में पूछा क्या गया है तुमसे? पर्सन को लिखा है तीन लगातार संख्याएं इस प्रकार हैं, थ्री कंसेक्टिव नंबर। तीन लगातार संख्या इस प्रकार हैं कि पहली की दुगुनी, दूसरी की तीन गुणी और तीसरी की चार गुणा मिलकर 182 बनाते हैं। तो पर्सन में संख्याएं कौन सी होंगी? तो बच्चे, जब आपको लगातार संख्याएं कहा जाए, क्या कहा जाए? लगातार कंसेक्टिव नंबर बोले जाएं, तो आपको मानना है हमेशा जब भी लगातार कहेंगे तो आप लिखोगे लेट कि हमारे जो वो तीन नंबर है लगातार, एक नंबर है हमारा एक्स, और दूसरा नंबर है एक्स प्लस वन, और तीसरा नंबर है एक्स प्लस टू। लगातार का तो मतलब समझ गए कि जो भी नंबर होंगे वो लगातार होंगे। लगातार जैसे एक दो तीन लगातार संख्या है, या फिर 8 9 10 लगातार संख्या है, 11 12 13 इस तरह की लगातार संख्या होंगे, कोई भी तीन। तो जब भी आपको लगातार कहा जाए तो आप तीन संख्याओं को लगातार मानोगे, एक को एक्स, दूसरी को एक्स प्लस वन और तीसरी को एक्स प्लस टू। फिर हम पर्सन के अनुसार यहां पे देखेंगे। इसने कहा पहली संख्या से दुगनी, पहली संख्या आपकी एक्स है, इसका दुगुना यानी कि 2x। दूसरी संख्या का तीन गुना, दूसरी संख्या हमारी एक्स प्लस वन है, इसका कितना करना है? तीन गुना, थ्री टाइम, तो 3 इंटू एक्स प्लस वन। और तीसरी संख्या का चार गुना, तीसरी संख्या एक्स प्लस टू है तो इसका चार गुना करेंगे, एक्स प्लस टू इंटू में 4। और ये तीनों मिलकर, यानी कि अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो मिलकर 182 बनाती हैं। कितना? 182। तो 182। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x, ब्रैकेट ओपन किया, 3x, 3 वन जा 3, 4x, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 182। अब जो भी आपकी x है, x को प्लस कर लीजिए, जो संख्या है उनको अलग प्लस कर लीजिए। तो x है हमारे पास 2, 3 5 और 4 9, तो कितना हो गया बच्चे? 9x। और संख्या 3 और 8, 8 और 3 कितना हो गया बच्चे? 11 इज इक्वल टू 182। मैंने बताया जब संख्याओं को हम सोल्व करते हैं समीकरण को, तो जो हमारे x होते हैं, जिसको हम चर पद बोलते हैं, इसको हम इधर रखेंगे और बाकी संख्याओं को इस तरफ ले जाएंगे। लेकिन जैसे ये बराबर से इधर जाती है तो इसका निशान भी बदल जाता है। 182, ये जो प्लस 11 है इधर आकर माइनस का 11 होगा। 9x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 1 गया आपका 7 और इधर बचा आपका 1। तो x इज इक्वल टू 171। जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल टू से धराकर डिवाइड में चला जाता है। तो 9 से इसको काट लेंगे, 171 को, 9 के टेबल में 19 9 जा होते हैं 171। तो x इज इक्वल टू हमारा हो गया 19। x क्या हो गया? 19। हमें तो बतानी थी हमारी वो तीन संख्याएं कौन सी है। तो तीन संख्याएं हमारी थी x, x प्लस वन और x प्लस टू। अब हमारी संख्याएं थी यहाँ पर x, x, x हमारा 19 आ गया। दूसरी संख्या थी x प्लस वन, यानी कि दूसरी संख्या हो गई 19 प्लस वन बराबर 20। और तीसरी संख्या थी हमारी x प्लस टू, यानी कि 19 प्लस टू बराबर कितना? 21। तो हमारी जो तीन लगातार संख्या थी वो होंगी 19, 20 और 21। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर। क्लियर बच्चों? कंसेप्ट ये है, देखो ये तो बदलता रहेगा कि दुगुनी कहेगा, तीन गुनी कहेगा, कहेगा पहली संख्या दूसरी से इतना टाइम है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना। अगर आपको तीन लगातार संख्या कही है तो आप पहली संख्या को x ही मानोगे, दूसरी को x प्लस वन, तीसरी को x प्लस टू। अगर आपको दो संख्या कही गई है लगातार, तब आप पहली संख्या को x और दूसरी को x प्लस वन मानोगे। आपको चार संख्या बोल दी गई है तो x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, इस तरीके से आपको संख्याओं को मानना है। क्लियर बच्चों? पहला क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में बता देना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ लो और मुझे बताओ कि आप जानते हो फेस वैल्यू क्या होती है। प्रश्न में बोला है कि अंक दिया गया है आपको 3,26,75,149, और ये कह रहा कि अंकित मान और स्थानीय मान के बीच का अंतर बताओ। अंकित मान यानी कि लोकल वैल्यू, इसको फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारी संख्या है ये, इसको पहले यहां पे लिख लीजिए, 3,26,75,149। अगर हम बात करें इसकी स्थानीय मान की, यानी कि इसके प्लेस वैल्यू की, तो इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि किसका? 7 का। तो 7 का प्लेस वैल्यू है कि ये कौन से प्लेस पर रखा हुआ है। कौन से प्लेस का मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000। या फिर आप यहां बोल सकते हो, अगर हिंदी में समझ रहे हो तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अगर हमें 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 7
का स्थानीय मान कितना होगा, जहां पर भी 7 रखा होगा यानी कि इसका स्थानीय मान है 10,000, जहां पर भी 7 रखा होगा, सिंपल तरीका है, कुछ याद भी नहीं रखना, जहां पे 7 रखा है इसके पीछे जितने अंक हैं सबको 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4। तो 7 का स्थानीय मान था 10,000, तो 7 इंटू 10,000 70,000 इसका स्थानीय मान हो गया। अब बात करते हैं इसकी लोकल वैल्यू यानी कि अंकित मान की। लोकल वैल्यू फेस वैल्यू बोल देता है तो उसका मतलब सेम ही है, एक ही बात है। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा, 7 का जो आपका अंकित मान होगा या फिर लोकल वैल्यू, वो सेम ही रहती है। अगर किसी अंक की पूछे उसके स्थानीय मान से कोई मतलब नहीं, तो 7 का जो अंकित मान होगा वो 7 ही रहेगा। पूछ रहा है दोनों का अंतर क्या होगा, तो ये आपका हो गया स्थानीय मान, ये हो गया आपका अंकित मान। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर दीजिए, 10 में से 7 गए आपका 3, बाकी जितने जीरो हैं वो सब 9 बन जाएंगे, और 7 में से एक हासिल लिया था 6। तो आंसर आ गया 69,993। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, ये भी बढ़िया सवाल है भाई। इसका तो आंसर बहुत सारे बच्चे ऐसे ही दे देंगे देखते ही, कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 66 को गुणा करें, 66 को गुणा करें और परिणाम 18 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 66 को 18 से पहले डिवाइड कर लेंगे। जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो उसको काट देंगे, 6 ही कम 6 और 6 ही कम 6 और 6 3 18। लेकिन पूछ रहा था कि इसमें किससे गुणा करें कि ये 18 से पूरी कट जाए। अब जब हमने इसको कट किया तो नीचे क्या बचा, अब हमारे पास 3 बचा, लेकिन अगर ऊपर एक 3 होता तो 3 से 3 भी कट जाता, यानी कि अगर यहाँ पे 3 होता तब 3 से 3 कट जाता। इसका मतलब हमें 66 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा कट करने के लिए 3 से। अगर हम 66 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या आपका 3 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 67 की पावर 25 माइनस 1। एक नंबर आपको दिया है 67 की घात 25 माइनस 1, और पूछ रहा है इसको सोल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसका इकाई का स्थान क्या होगा, यूनिट प्लेस। देखो किसी भी संख्या का इकाई का स्थान क्या होता है, जैसे मान लीजिए संख्या 225 लिखी है, तो इसका इकाई का स्थान क्या होगा, ये वाला सबसे बाद। तो हमें बताना कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका सबसे आखिरी का नंबर क्या होगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे घात 25 निकालने लग जाओ तो उसका मतलब हुआ 25 बार गुणा, तो ऐसे तो करना इसको पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हमारी घात बहुत बड़ी होती है किसी भी संख्या की, तो हम क्या करते हैं, इस घात को 4 से भाग कर देते हैं। इस घात को 25 को 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करने पर 4 कितना हुआ 24, और हाँ रिमाइंडर बचा 1। जब हम इसको 4 से भाग करते हैं तो ये जो हमारा शेषफल बचता है रिमाइंडर, तब इसकी जो घात होती है हम इसी को लगाते हैं, यानी कि हमारा एक शेषफल बचा तो इसकी घात को हम 1 लगाएंगे यहाँ और माइनस में 1 करेंगे। अब 67 की घात 1 है, तो 67 की घात अगर यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 67 की घात 1, किसी भी संख्या की घात 1 होती है वो सेम ही रहता है, तो ये हमारा 67 माइनस 1 होगा। और जब हम 67 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 66 आएगा। और हमसे पूछ रहा है कि इकाई का स्थान क्या होगा, तो जब हल करा तो इकाई का स्थान कितना आया, हमारा 6 आया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखो अगर वो कहता है इस संख्या का मान निकालो, तो ये 66 इस संख्या का मान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक की बात करी थी तो हमने इकाई अंक ही निकाला है। मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह 2 बच जाता, मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह 2 बच जाता, यानी कि 25 की जगह ये होता कि 67 की घात, ये होता 25 की जगह कितना लेख था आपका, ये आपको ऐसे लिख सकता था कि भाई बताओ 67 की घात 26 माइनस 1 का बताओ। तो अगर यहाँ पे 26 होता तो शेषफल कितना बचता, शेषफल 2 बचता 26 के लिए, तो हम 67 की घात 2 लिखते और माइनस 1। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं 67 की मल्टीप्लाई 67 से करूं, नहीं, सिर्फ जो इकाई का अंक है ना उसकी घात 2 निकालूंगा। यानी कि इकाई का अंक अगर मेरा 7 है तो 7 की घात 2 माइनस 1 करूंगा, 7 7 49 माइनस 1, तब ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक 8 आ जाता। तो ध्यान रखना ये इस संख्या का 66 जो है वो मान नहीं था, सिर्फ इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंक पूछा था, तो इसलिए हमने इसको ऐसा किया ताकि शॉर्ट में हम निकाल सके। क्लियर बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, सवाल में क्या पूछ रहा है, एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है। ओवरहेड खर्च, ओवरहेड चार्जेस यानी कि उसको ठीक कराने में वो 15 रुपए और लगाता है और 300 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने में रेडियो खरीद के लाया बंदा, 225 रुपए में। और ओवरहेड चार्जेस मतलब अगर हमने जब उसको खरीदा और फिर उसको ठीक करा तो वो भी तो जेब से हमारी खर्च हुए हैं, तो वो किया उसने 15 रुपए। तो ऐसे में जो टोटल सीपी होगा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 225 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 1 3 1 4 और 2, तो टोटल जो ये रेडियो उसने खरीदी 240 रुपए की खरीद कर लाया। और इस रेडियो को वो
कितना, 300 रुपए का बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 300 रुपए। हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखो वस्तु हमारी 240 में खरीदी, कम में खरीदी है, जेब से कम खर्च हुए हैं, लेकिन जब बेचा तो जेब में लौट कर पैसे ज्यादा है, कितने, 300 रुपए। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 300 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 240, तो यानी कि इसको 60 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा, हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो लाभ हो या हानि, प्रॉफिट हो या लॉस, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट कितना हुआ इसको, 60 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कितना कॉस्ट प्राइस था टोटल, 240, और इनटू में 100। इसको हल करेंगे बच्चे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कभी भी बच्चे आपको लाभ हानि का सवाल पूछा जाए तो लाभ हानि सिर्फ क्या होता है, देखो हमने कोई सामान खरीदा कम का और बेच दिया उसको ज्यादा का, तो हमें लाभ हुआ। और लाभ हो या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। और कॉस्ट प्राइस वो होता है जो हमारी जेब से खर्च होता है। तो हमारी जेब से यहाँ से कितने खर्च हुए, 240, क्योंकि 225 में खरीदा और 15 रुपए उसके ऊपर और खर्च किए, तो टोटल 240 का सामान मिला, यही हमारा सीपी माना जाएगा। अगला सवाल समझिए, पहले इस क्वेश्चन का मतलब बताओ मुझे, कौन बच्चा बताएगा कि टू सजेक्टिव डिस्काउंट ऑफ 40 एंड 20% अलाउ ऑन ए आर्टिकल इफ ए सिंगल डिस्काउंट टू बी अलाउ देन इट। कि एक वस्तु है, पहले उस पर 40% की डिस्काउंट कर दी जाती है, और फिर उसके बाद उस पर 20% की और डिस्काउंट कर दी जाती है। तो बताओ फाइनली कितना डिस्काउंट हुआ। तो आप क्या करोगे ना, लेट करोगे कि भाई वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपए था, पहले उस पर 40% का डिस्काउंट किया, मतलब अगर 40% का डिस्काउंट किया तो ये इसको 60% पर बेचेगा, इंटू 60/100। उसके बाद फिर इस वस्तु पे 20% का डिस्काउंट किया, अगर 20% का डिस्काउंट किया यानी कि अब जो फाइनली रेट बना था उसके भी 80% पे इसको बेचेगा। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो का 6 8 जा कितना हो गया, 48। यानी कि 100 रुपए पर पूरा 48 रुपए का छूट दे दिया इसने। तो अगर यहाँ पे डिस्काउंट की बात करें तो 100 रुपए पे कितना, 48 रुपए डिस्काउंट हुआ है, तो 100 माइनस 48 करेंगे कितना, 52। तो 100 पर जितना डिस्काउंट करता है वही हमारा परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर टोटल 52 रुपीज का वो जो है डिस्काउंट फाइनली देगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप यहाँ पर लास्ट तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।